कमलनाथ जी वो तो बोल रहे हैं कौन अखिलेश वखिलेश, छोटी मोटी पार्टियों से कोई असर नहीं पड़ता है। वो बागेश्वर बाबा के चले गए दामन में ना। बागेश्वर बाबा के पास जाने के बाद आदमी अंधेरे हो जाता है। तो कमलनाथ जी अंधेरा हो गए थे, तो अब थोड़ा सा आँख से चर्बी हटा होगा। बहन जी को साथ लिया जाए, चंद्रशेखर रावण जी को साथ लिया जाए, ट्राइबल आर्मी को ट्राइबल आर्मी को साथ लिया जाए, असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लिया जाए, ये तमाम लोगों को साथ में लीजिए, फिर देखिए सारी दुनिया आपकी है। तो SC ST OBC को कांग्रेस ने टिकट दिया ही नहीं, मीन्स नगण्य दिया। उसका जो टारगेट था सवर्ण वोटरशिप को अपनी तरफ खींच लेना है। वहीं बीजेपी को पता है कि इंटैक्ट है हमारा सवर्ण वोटर, तो वो SC ST OBC को, आदिवासी को टिकट धड़ल्ले से दे रही थी। ये जो मैसेज है ना, ये तमाम नेताओं को जाना चाहिए, सिर्फ वहाँ नहीं, बिहार भी जाना चाहिए। ये बिहार में भी जाना चाहिए मैसेज। पुनर्विचार करेगी और खास करके कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा। आत्ममंथन करेगी कांग्रेस, वरना कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस देश से। अगर ऐसा व्यवहार रहा तो कि आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम के खिलाफ। तेलंगाना में ईवीएम क्या, ईवीएम सही था? नहीं, हम आपको बता रहे, तेलंगाना कांग्रेस को मरहम लगाने के लिए सिर्फ जिताया गया है। मैं बताता हूँ कि 2024 का चुनाव बीजेपी जीत गई। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, देश का संविधान बदल देगी। मैं आपको बता रहा हूँ। देश के 3 राज्यों में कांग्रेस की जो करारी हार हुई है उसको लेके हाहाकार है। बहन मायावती जी हों, अखिलेश यादव जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, तमाम लोग ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, युवा वक्ता हैं, आरजेडी से ही बिलोंग करते हैं। सर, क्या लगता है ईवीएम में वाकई में कुछ गड़बड़ी है? हमको ये लग रहा है कि आज ट्वीट करने का क्या मतलब है? आज ट्वीट करने का क्या मतलब है? ट्विटर तो बहुत पहले से बना है, आज ही क्यों मार रहे हैं? एसी के रूम में बैठ करके ब्लोअर चला करके ठंडा के दिन में ट्वीट करे से क्रांति होती है? उसके लिए रोड पे उतरना होता है। हमारे पूर्वज की ये कह करके गए हैं कि सड़कें जब सूनी पड़ जाती है ना, तो संसद आवारा हो जाती है। तो अब ट्वीट कीजिए चाहे फुबीट कीजिए, और इसका असर है। जो केंद्र में जो बैठा हुआ है, न उसके पास आंख है, न कान है, न मुंह है। आप जो ट्वीट कर रहे हैं वो पढ़वो नहीं करेगा, वो आप जो कहना चाह रहे हो सुनवो नहीं करेगा। आज जब कुछ गुदगुदी उदगुदी बढ़ाइएगा कैसे तो बोलवो नहीं करेगा, उसको बोलना ही नहीं आता, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं करता। उपाय क्या है इसका? उपाय है कि आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम के खिलाफ। ये मत समझिए कि हम तेलंगाना में आ गए तो चलो भाई एक आध गो आ गया ना, ये नहीं होता है। तेलंगाना में ईवीएम क्या, ईवीएम सही था? नहीं, हम आपको बता रहे, तेलंगाना कांग्रेस को मरहम लगाने के लिए सिर्फ जिताया गया है। कर्नाटक में और तेलंगाना के जो केसीआर जी थे, वो समाजवादी सिद्धांत के बहुत प्रखर नेता थे, बहुत मजबूत नेता थे। और समाजवादी विचारधारा भाजपाइयों को और संघ को पचता नहीं है, इसीलिए वहाँ पे अल्टी पल्टी किया गया। अल्टी पल्टी किया गया। तो आपको देखिए, एक बीएसपी के कोई प्रत्याशी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस बूथ के अंतर्गत उनका घर आता है, 18 लोग खुद घर में हैं, लेकिन उस बूथ से उनको 0 वोट मिला है। हाँ, ये सब क्या इंगित करता है? तो ये आज थोड़े हो रहा है, ये आज थोड़े हो रहा है। अभी तो जो चुनाव आयोग जो है पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। ये तो रिजल्ट आने से पहले ही तमाम ईवीएम का प्रकरण आया था। ये तो जो गिनती हुई है, वोटों की गिनती, इसको एक्सटेंड करना चाहिए था डेट। पहले वो तो जांच हो जाए कि हाँ मैटर क्या था। पहले से ईवीएम फिक्स करके रख देते हैं, उसके बाद जो ईवीएम जो आप हम वोट मारे, वो तो ईवीएम चला गया अरब सागर और प्रशांत महासागर में। बदली हो गई। वो तो फिक्स रहता है, वो तो सब जानता है।
अच्छा, मतलब जो वोटिंग हुई जिसमें वो उसको एक्साइड कर दिया जाता है। प्रशांत महासागर के मछली गिनता है कि भाजपा के एगो है, कांग्रेस के एगो है। वो हम आप थोड़े गिनिएगा, पहले से फिक्स है सब। लेकिन अब ये जो बातें हैं, ये बातें भी पुरानी हो गई। आप कहते रहेंगे, बीजेपी जानती है कि वो सिर्फ कहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। क्योंकि अब जो नेता जो लोग हैं ना, वो एसी वाले ज़्यादा बन गए हैं। क्या लगता है आप लोग को, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है ईवीएम के खिलाफ में? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक उपाय ही है। एसी के कमरे से बैठ करके ट्वीट और हुईट करना, इससे डरने वाली नहीं है संघ और बीजेपी। वो सब अपना काम कर रही है। और मैं बताता हूं कि 2024 का चुनाव बीजेपी जीत गई। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, देश का संविधान बदल देगी। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान की पहचान जिस पावन पवित्र संविधान से मिली है, या हिंदुस्तान को जो लोग दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में मानते हैं, वो कैसे मानते हैं? वो आदमी को थोड़े आकर के मिलते हैं। देश की संविधान पढ़ी जाती है, और किसी भी देश की पहचान उसकी संविधान ही होती है। तीनों राज्य में जो करारी हार हुई है, आपके हिसाब से किन कारणों से हार हुई है? अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस हार से इंडिया अलायंस और मजबूत होगा, क्या इशारा है उनका? हाँ, होता है। जब रास्ते में चलते रहिए, स्पीड थोड़ा सा अनबैलेंस है पूरा, आपको समझे में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 80 के स्पीड से चलना है, 120-30 चला रहा है, ब्रेकर आता है ना। ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुई है, ये ब्रेकर का काम किया है। कांग्रेस मदमस्त हो चुकी थी। कांग्रेस को तो लगा कि हम हर जगह जीत ही रहे हैं, बगैर, जैसे आप राजस्थान में देख लीजिए, देश के आदिवासी समूह जो हैं, जो मेरे भाई हैं, वो बीजेपी से बहुत नाराज हैं। तभी जाकर के आदिवासियों की एक अलग पार्टी बनाया उन्होंने, ट्राइबल आर्मी है। ट्राइबल आर्मी बनाया उन्होंने। आप ये बताइए कि ट्राइबल आर्मी जब बनी, तो आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके उसको अपने घर में जगह क्यों नहीं दिए? भीम आर्मी भी वहाँ लड़ रही थी, भीम आर्मी लड़ रही उसको भी थी, 4 सीट आई है। वो हम वही कर रहे हैं। भीम आर्मी लड़ रही थी, ट्राइबल आर्मी लड़ रही थी। अखिलेश यादव जी बहुत बड़े फैक्टर हैं। कैसे? पूरे हिंदुस्तान के आप किसी भी विधानसभा को आप उठा लीजिए, कहाँ अखिलेश यादव जी के फॉलोअर्स नहीं हैं? जो बताइए। यादव को सिर्फ यादव नहीं, अखिलेश यादव जी को आधुनिक, अब जो नए भारत की युवा में सबसे मजबूत नेता माना जाता है, और प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जाता है अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव को। तो उनको तो पहचाना नहीं कांग्रेस, उनके जो दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ जी, वो तो बोल रहे हैं कौन अखिलेश वखिलेश, छोटी मोटी पार्टियों से कोई असर नहीं पड़ता है। वो बागेश्वर बाबा के चले गए दामन में ना। बागेश्वर बाबा के पास जाने के बाद आदमी अंधेरे हो जाता है। तो कमलनाथ जी अंधेरा हो गए थे, तो अब थोड़ा सा आँख से चर्बी हटा होगा, आँख से चर्बी हटा होगा। तो वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो भी हुआ, या तो इंडिया अलायंस जो आपने बनाया, तो अगर ये ऐसा ही व्यवहार करना था तो फिर 5 राज्यों के चुनाव के बाद कराते आप, बात बनाते आप। लेकिन ये कैसा होता है भाई? ये कैसन संधि हुआ है कि रोटी खाएंगे बाकी दाल नहीं खाएंगे? रोटी खाना है लेकिन सब्जी नहीं खाना है। अरे भाई, तो छूछे रोटी कैसे पचेगा? नमक वो कम से कम दोगे ना। भोपाल में रैली प्रस्तावित थी, उसको भी कांग्रेस ने कैंसिल कर दिया था, इंडिया गठबंधन के। हम वही तो बता रहे हैं कि ये कांग्रेस को बहुत बड़ी सबक सिखाने के लिए ये रिजल्ट भाजपा ने जो दिया है, जनता ने नहीं दिया है, भाजपा ने दिया है। यदि हम चेहरे की बात करें, मोदी के सामने में राहुल जी का चेहरा इन 3 राज्यों के चुनावों के बाद क्या छोटा पड़ गया? क्या नीतीश जी के बारे में बातचीत हो रही थी, उनको एक्साइड कर दिया गया था? क्या मोदी के सामने में नीतीश हों या अखिलेश जी हों, उनके जैसे मजबूत चेहरा की आवश्यकता है? देखिए, मोदी जी के सामने तो सबसे मजबूत चेहरा यहाँ पे है। इस देश का किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, नरेंद्र मोदी जी के सामने वो मजबूत चेहरा है।
ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही थी। ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही थी। भोपाल में जो प्रस्तावित जो बैठक थी, इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा कहा भी गया कि करो, लेकिन उन्होंने टाल दिया कि नहीं, चुनाव के बाद किया जाएगा। बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। अखिलेश यादव भी तैयार हैं, इधर नीतीश कुमार जी भी तैयार हैं, ममता बनर्जी जी भी तैयार हैं, हेमंत सोरेन जी भी तैयार हैं। कांग्रेस वालों, प्यार तो करते ही हैं आपसे, लेकिन आपने जो धोखा दिया है बेवफा सनम की तरह, हम भी बस मौका आ जाए बता देंगे कितना प्यार करते हैं। कांग्रेस बेवफा सनम हो गई। इस 5 राज्यों के चुनाव में बेवफा सनम की तरह कांग्रेस व्यवहार की। इसका असर क्या 24 के चुनाव में होगा, या फिर जो गलतियां हुई है उसको जल्द ठीक करने की आवश्यकता है? नहीं, वो तो जैसे ये तो तय मान लीजिए, इंडिया गठबंधन यहाँ से पुनर्विचार करेगी और खास करके कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा। आत्ममंथन करेगी कांग्रेस, वरना कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस देश से, अगर ऐसा व्यवहार रहा तो अखिलेश यादव जी तो बोले ही थे ना कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पे कि ऐसे चिरकुट नेताओं से हमारे खिलाफ बयानबाजी मत करवाइए। जताया तो था। अखिलेश यादव से नरेंद्र मोदी घबराते हैं। नरेंद्र मोदी को अगर डर है किसी से तो अखिलेश यादव से डर है। तो अब वैसे विशाल काय कद वाले नेता के खिलाफ आप बयानबाजी करवाइएगा और घमंड दिखाइएगा तो कहाँ रहिएगा आप? थोड़ा सा मुद्दों की हम बात कर लेते हैं सर। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलती है। उसी मैदान पे, उसी पिच पे कांग्रेस ही बैटिंग करना चाहा। उसने वो बागेश्वर से भी मिलने गए, उसके चरणों में लोटपोट हो गए थे। क्या लगता है कि मुद्दे को चूज नहीं कर पा रही है कांग्रेस? नहीं, मुद्दा तो दोनों पार्टी का जो भी एजेंडा सेट हुआ, यहाँ पे अनुशासन हम जहाँ तक देखते हैं, अनुशासन हम देखते हैं कि जहाँ पे मेन फैक्टर हुआ। बीजेपी में क्या है ना कि अगर पार्टी बोल दिया कि अभी दिन के 1 नहीं बल्कि रात के 1 बज रहा है, अगर सेंट्रल कमेटी तय कर दी तो उसके पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता बोलेंगे नहीं नहीं अभी रात के 1 बज रहा है, जबकि रियल में दिन के 1 बज रहा है। लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं रात के 1 बज रहा है। वो लोगों को दिग्भ्रमित कर देंगे, लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें लोग भी कहेंगे कि अरे नहीं नहीं हम ही का गलत है। बीजेपी ने क्या कहा, हम लोग राम लला का दर्शन कराएंगे। बिल्कुल। ये नहीं कहा कि हम नौकरी देंगे, ये नहीं कहा कि 15 लाख रुपया देंगे, ये नहीं कहा कि उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, ये नहीं कहा कि उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था देंगे, ये नहीं कहा। क्या करेंगे? राम लला का दर्शन कराएंगे। मतलब बीजेपी आई है तब रामलला का लोग दर्शन कर रहे हैं? और क्या बोला बीजेपी? हमने तो राम मंदिर बना दिया। अपने बाबूजी के पैकेट से बनाए हो? राम मंदिर का निर्माण माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है। जनता का पैसा लगा, जनता का पैसा लगा इसमें तिरुपति बालाजी के तरफ से, जैसे उस मंदिर की तरफ से करीब करीब 1 अरब रुपए मिला। वो पैसा किसका था? क्या ये जो भी है पुजारी लोग, ये क्या जाकर के खेत में हल जोते थे क्या? वो तो हम आप दान किए हैं, उसी पैसे से बनाना। पूरा देश में चंदा हुआ, पूरे देश में चंदा हुआ इसके लिए। तो अब इसको बीजेपी भुना ली। बीजेपी बोली नहीं हम बनवाए हैं राम मंदिर। अब जनता वहां पे बस यही सुनी कि बीजेपी बना दिया राम मंदिर। उनको क्या पता है कि रियल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। अब यहां पे कांग्रेस को देखिए, एक बात मैं और बीजेपी की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी इस बार शिवराज सिंह चौहान जी को बिल्कुल हाइड कर दिया था। आप देख रहे होंगे, बिल्कुल हाइड कर दिया था। नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे, इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान करीब करीब 150 रैली किए हैं। इंडिविजुअल 150 रैली किए हैं वो, हाइड किए जाने के बावजूद। अब आप आ जाइए कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस का सेंट्रलाइज एजेंडा क्या था जो कि जनता तक जाना है? वो था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इसको राहुल गांधी जी जा रहे हैं,
प्रियंका गांधी जी जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, विकास करेंगे। अब चले आइए इधर, कमलनाथ जी तक आ जाइए, दिग्विजय सिंह, ये कुछ और भाषा बोल रहे हैं। ये एक बार भी नहीं बोले कि हम करवाएंगे, ये कुछ और भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, अनुशासित तो रहो। जो सेंट्रल कमेटी जो एजेंडा तय कर दी, उस लकीर पे तो चलो। तो लोगों को ये पता ही नहीं चला कि कांग्रेस करना क्या चाहती है। उसके बाद यहाँ पे राहुल गांधी जी भी मेहनत कर रहे थे, प्रियंका गांधी जी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, लेकिन कमलनाथ जी कहाँ दिखाई दे रहे थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जबकि कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को फ्रंट पर रखा गया था, उसके बावजूद कहाँ मेहनत कर रहे थे वो अब दिख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को गुलदस्ता देने जा रहे हैं। बस यही मेहनत है उनका। यही तो पहचानना पड़ेगा कांग्रेस को यही पहचानना पड़ेगा। एक चीज़ और दिखा सर, वहाँ हम लोग थे, वहाँ पे टिकटों के बंटवारे की यदि बात कर लें तो SC ST OBC को कांग्रेस ने टिकट दिया ही नहीं, मीन्स नगण्य दिया। उसका जो टारगेट था सवर्ण वोटरशिप को अपनी तरफ खींच लेना है। वहीं बीजेपी को पता है कि इंटैक्ट है हमारा सवर्ण वोटर, तो वो SC ST OBC को, आदिवासी को टिकट धड़ल्ले से दे रही थी। ये जो मैसेज है ना, ये तमाम नेताओं को जाना चाहिए। सिर्फ वहाँ नहीं, बिहार भी जाना चाहिए। ये बिहार में भी जाना चाहिए मैसेज, ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह जाना चाहिए। क्योंकि भाई मेरे, आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण बढ़ाने की बात, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और आपने बढ़ाया भी, ये अच्छी पहल है। फिर उस आरक्षण के आधार पे टिकटों का भी तो बंटवारा होना चाहिए, तब तो हिसाब किताब होगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं बिहार में बोल रहा हूँ, यहाँ भी जरूरी है ये चीज़ें, यहाँ भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। आप जब बैठते हैं तो जिस मनुवाद के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मनुवाद ने आपको हमेशा सताया है, आप जब बैठते हैं तो राइट में मनुवाद, लेफ्ट में मनुवाद, उसी से घिरे हुए हैं, उसी से आप घिरे हुए हैं। तो यहाँ भी विचार करने की जरूरत है। चाहे MLC का टिकट हो, चाहे राज्यसभा का सांसद का टिकट हो, या अभी MP का अभी जो चुनाव होगा, यहाँ भी इसको ध्यान में रखना होगा। जातीय जनगणना के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करनी होगी। बिल्कुल विकट परिस्थिति, विषम परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव जी, ऐसे ही भगवान नहीं कहे जाते हैं, वो विषम परिस्थिति में, जहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि पत्थर पे दूब उगा देना, उस परिस्थिति में समाजवाद को राजनीति में जिंदा किए लालू प्रसाद यादव जी, पुनर्जीवित किए, पुनर्जीवित नहीं, जीवित किए। पुनर् का पहले था ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये संविधान लिखे, उस संविधान को लोग मानता कहाँ था, कहाँ मानने देता था लोगों को? उनके अधिकार आज भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं लोगों को। आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ये आज भी उनके अधिकारों से लोग वंचित हैं। तो वो तमाम कार्य लालू प्रसाद यादव जी किए, रामविलास पासवान जी किए, मुलायम सिंह यादव जी किए, मानवर कांसीराम जी किए। तो आखिर उनके कार्यों को आज क्यों आज के नेता भूलते जा रहे हैं? आज तो वो मार ले रहे हैं, सेंट पेंट मार करके फिर से पूरा लिपापोती। अरे भैया, आप अपने एजेंडा पे काम करो ना, आप सीखो ना कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती थी, उसको भी पता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे हम, उसको भी पता है, बीजेपी को पता है कि हम नहीं बना पाएंगे, हवा तो बांध लेती लेकिन हवा बांध लेती है उसके नाम पे। आप क्या कर रहे हो? आपके पास मुस्लिम वोटर है? मैं पूछना चाहता हूं, जो भी लोग जिनके पास थे, हमारे मुस्लिम समाज के भाई लोग जो वोट करते थे, क्या उनके पास आज मुस्लिम वोटर बच गए? क्यों हट गए वो? कारण क्या है? SC ST समाज के हमारे भाई लोग क्यों टूटने लगे? कारण क्या है? इस पर विचार करने की जरूरत है। 2 रुपया कमाने के चक्कर में 10 रुपया कमा रहे हो आप। बहन जी को क्या इंडिया अलायंस की आवश्यकता है? जिस प्रकार से हर जगह पे बहन जी को वोट्स आई है, हर जगह पे 8,000 10,000 जिस तरह से वोटें आई है, तो क्या लगता है कि SC ST OBC क्या चाहता है? उसका जो समाज है वह चाहता है कि हमारे मुद्दों पे अब राजनीति हो, आरक्षण का दायरा बढ़े, जातीय जनगणना हो। इसको भुना नहीं पा रही है कोई भी जो SC ST OBC के नेता है जो भी। देखिए, सबसे पहले कि जो पावर है वो कांग्रेस से बाहर निकले, पहली चीज। कांग्रेस का हवा खत्म होना चाहिए। हम वही कर रहे हैं कि कांग्रेस से बाहर निकले, ताकि लोगों में विश्वास हो कि नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस की राजनीति नहीं चल रही है अब यहाँ पे।
जब तक आप यहाँ पे बैठे हैं, जब तक हम आपको पावर नहीं देंगे, आप कैसे पूरी तन मन धन से, कैसे पूरी ताकत के साथ आप लड़ाई लड़ेंगे? तो कांग्रेस के बाहर पावर निकले, नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाए, अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, बहन जी को भी साथ लिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल बहन जी को साथ लिया जाए, चंद्रशेखर रावण जी को साथ लिया जाए, ट्राइबल आर्मी को ट्राइबल आर्मी को साथ लिया जाए, असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लिया जाए, ये तमाम लोगों को साथ में लीजिए, फिर देखिए सारी दुनिया आपकी है, फिर सारी दुनिया आपकी है। मोदी जी का गारंटी का फिर क्या होगा? मोदी जी का गारंटी उनका रहा है कभी? मोदी मैजिक। हाँ, तो मोदी मैजिक तो हम लोग देखे ना हैं। मोदी मैजिक ये सिर्फ चुनाव में कर सकते हैं, चूंकि ईवीएम का अल्टी पल्टी मार करके मोदी मैजिक करते हैं, बाकी रियल में मैजिक है ये। बस मोदी जी का वो, मोदी जी एक्चुअली ना इंजीनियरों से, वैज्ञानिकों से बड़ा साठ गांठ रखते हैं, है ना। और चूंकि हमारे जो लोग हैं उनको पढ़ने का अवसर कम मिला, अब तो थोड़ा सा जब से लालू प्रसाद यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी, मानवर कांसीराम जी, मायावती जी, ये लोग, लोहिया जी, कर्पूरी जी, ये लोग जब से एक्टिव हुए तब से थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों को अधिकार मिला और हम लोग जागरूक हुए। बाकी हम लोग को पढ़ने कब दिया गया था? तो ये जितना भी जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो जुडिशियरी हो जाए या जैसे टेक्निकली हो जाए, तमाम इंस्टीट्यूशंस पे आज भी मनुवादियों का कब्जा है, और पावर सेंटर में और उन मनुवादियों से बड़ा गहरा नाता है संघ को और मोदी जी को, तो वहां पे बाजी मार लेते हैं वो। अब आप ये तय कीजिए कि आप कैसे इस चक्र से बाहर निकलेंगे। चलिए, संतोष रेणु जी थे, और जिस प्रकार से चुनाव में करारी हार हुई है कांग्रेस की, उसको लेके पूरे देश में बातें चल रही है, और 24 में कितना इसका इम्पैक्ट होगा। क्या इंडिया अलायंस जो टूट गई थी विधानसभा के चुनाव में, वह फिर से पुनर्जीवित हो पाएगी? लगातार जो बैठकें थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया था कल के डेट में, आगे बैठकें कब होगी? साथ में जो मुद्दे हैं, एजेंडे हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई की, उन मुद्दों को क्या इंडिया अलायंस सेट कर पाएगी? जातीय जनगणना एक बड़ा मसला है, उस पर पूरे देश में प्रचारित करने की आवश्यकता है। क्या उन मुद्दों को लेके फ्रंट फुट पे खेल पाएगी इंडिया गठबंधन? यह वक्त ही बताएगा। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता।